तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ये वाला कि चैलेंजेस क्या हैं इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। इंडियन एग्रीकल्चर के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं हमने पढ़ा था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स ये एक सबसे पहला चैलेंज है और सबसे बड़ा चैलेंज है। किसानों के पास जो ज़मीन है वो इतने बड़े साइज़ की नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा जितने लोगों की आवश्यकता होती भी नहीं है एक परिवार के खेती बाड़ी करने के लिए, उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जो कि नेचर ले लेता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा चैलेंज। तीसरा, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से सोइंग सीज़न, क्रॉपिंग सीज़न, हार्वेस्टिंग सीज़न, जो भी किसान जो नॉर्मल प्रक्रिया में हर एक मौसम के अनुसार, महीने के अनुसार जो फसल बोता था, फसल की कटाई होती थी, उसके अंदर एक डिसबैलेंस होने लगा है। वो टाइमलाइन आगे पीछे जाने लगी है। फिर पानी की किल्लत, ठीक है। वाटर स्केर्सिटी। वाटर स्केर्सिटी जनरली जो है वो ओवर यूज़ ऑफ वाटर की वजह से हुआ है या फिर इरेटिक मानसून की वजह से, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला गया है। सीड जो है, हर एक किसान अच्छी क्वालिटी के सीड अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर आप H5V वैरायटी की सीड्स की बात ही कर लो तो वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हुए, लेकिन बात वही आ जाती है कि उसके लिए फिर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें चाहिए और हर एक फार्मर फिर इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके साथ पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वाटर स्केर्सिटी और सीड। कभी कभार जिन रीजन्स में एच वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ होते हैं तो दे गो हैंड इन हैंड, ये वाले जो चैलेंजेस हैं। उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। एक तो हर किसी के हर किसी फार्मर के ये अफोर्डेबिलिटी के दायरे के अंदर नहीं है मैन्योर और फर्टिलाइजर खरीदना। उसके बाद जो एक्सेसिव यूज़ है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, ये सरफेस और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट भी करता है, ठीक है। इरिगेशन की बात फिर हमने करी थी। उसके बाद लैक ऑफ मगनाइजेशन, ज़्यादातर हमने पढ़ा था कि हमारे देश में जो खेती बाड़ी है वो लेबर इंटेंसिव है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फार्मर जो हैं वो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह ना होने के कारण फटाफट से वो जो है अपना अनाज मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कटाई के जस्ट बाद, हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद, अगर कोई भी किसान मार्केट के अंदर, गल्ला मंडी के अंदर जाकर अपने अनाज को बेचने की कोशिश करता है, उसको अपना फेयर शेयर नहीं मिलता है। उसके बाद लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जस्ट लाइक जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे गोडाउंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। और जो फार्म गेट के बाहर जो प्रोडक्ट, जो अपने प्रोड्यूस को, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करना होता है फार्मर्स को, वो अपॉर्चुनिटी उनको हर बार नहीं मिल पाती है। स्पेशली स्टोरेज फैसिलिटीज़, जिसमें एक किसान जो है वो अपने अनाज को होल्ड करके रख पाए हार्वेस्टिंग के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया, अनाज के रेट मार्केट के अंदर कम होते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो बढ़ते हैं, लेकिन वो बढ़ने तक उसके पास कुछ स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण उसको बहुत ही पुअर रेट्स पर ये बेचने पड़ते हैं। और दिक्कत ये आ जाती है आपका होगी कि सर एमएसपी का सपोर्ट तो होता है ना, लेकिन एमएसपी का सपोर्ट हर एक क्रॉप के लिए, हर एक फसल के लिए नहीं होता है। उसके बाद लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। दो तरह के क्रेडिट होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। किसानों को बैंकों से, रीजनल रूरल बैंक से, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर तरीके से लोन वगैरह उनका सेंक्शन नहीं हो पाता है, तो उनको क्विक मनी लेने के लिए मनी लेंडर्स वगैरह, लैंडलॉर्ड्स, मतलब प्राइवेट लोगों पे रिलाई करना पड़ता है, जो कि ब्याज भी काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं और हो सकता है कि किसानों को पागल भी बनाए वो। उनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाएं, उनका गलत जगह पर अंगूठा लगवा लेना। मान लो किसी किसान ने 1,000 रुपये बोरो करे थे तो 3 जीरो होते हैं 1,000 में, उसकी जगह 4 या 5 जीरो लगा देना। तो ये जो है इसकी वजह से भी कर्जे से बाहर नहीं आ पाते हैं किसान, ठीक है। लास्ट चीज़ हमने ये पढ़ी थी, द अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो कि फार्मर्स के पास अवेलेबल है वो प्रीवियस कुछ सालों को अगर हम लोग देखें, थोड़े कुछ सालों को देखें तो वो बढ़ रहा है। However, rural indebtedness has increased and loans are primarily being used to meet revenue expenditure in farming और recurring household expenditure। जो लोन किसान जो लेते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, फार्मर्स का लोन एक चीज़ के काम आना चाहिए, फार्मिंग के। लेकिन जिन किसानों का लोन सेंक्शन हो रहा है, ऐसा देखा गया है रिसेंट ईयर्स में, वो जो है उससे अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट कर रहे हैं फार्मिंग के अंदर, जो भी उनको इनपुट्स वगैरह लेकर आने हैं, कुछ तो उनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये भी केसेस हैं कि वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को इस लोन से मीट कर रहे हैं। अब बात ये है ना कि लोन के अमाउंट को अगर सही जगह पर नहीं लगाओगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा फिर। तो ओवर द पास्ट 10 ईयर्स टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो कि फार्मर्स ने अवेल करा है, इट हैज़ इंक्रीज एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%। मतलब टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो फॉर्मल तरीका है किसानों के पास
लोन्स को अवेल करने का वो बढ़ रहा है। ठीक है, 2021-22 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आर टारगेटेड टू प्रोवाइड 16.5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ क्रेडिट टू फार्मर्स। ये टारगेट एक्सीड हो गया, इट एक्सीडेड इस टारगेट बाय 13%, एंड नाउ इट एम्स टू प्रोवाइड अगले ही साल 18.5 लाख करोड़ एज एग्रीकल्चर क्रेडिट इन 2022 टू 2023। ये कौन सा क्रेडिट दिया जा रहा है इनको? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ताकि फार्मर्स किसको अवेल ना करें और किसके झांसे में ना फंसे? प्राइवेट लोगों के, लाइक मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, यानी कि वो किस पे रिलाई ना करें? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पर। अब क्योंकि फॉर्मल लोन्स वगैरह, फॉर्मल तरीके से लोन्स वगैरह सैंक्शन होने लगा है किसानों का, द प्रपोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट हैज बीन रिड्यूसिंग सिंस 2012 टू 2013। ठीक है, as access to credit has increased, the proportion of short-term credit has been reducing since 2012 to 2013. However, it rose from 57% in 2020 to 2021 to 60% in 2021 to 2022. A higher share of short-term credit, it indicates that farmers are borrowing to meet their recurring expenditure needs. Recurring का मतलब होता है बार बार जो उनके खर्चे होते हैं रोज़ के। अब ये जनरली फार्मिंग पे तो हो सकते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यही टॉपिक वाइंड अप करवाया था ये बोलकर कि वो जो है अपने पर्सनल नीड्स को मीट करने के लिए भी इस पैसे को यूज़ कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फंडिंग की बात नहीं होती है फार्मर्स को, बल्कि इसी को अपनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म ऐसी फंडिंग करनी चाहिए जिसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, एक्सपर्ट्स ने जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं हमारे देश में काफ़ी सालों से, उन इकोनॉमिस्ट, उन एक्सपर्ट्स का ये कहना है दैट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल क्रेडिट, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो, इज नॉट बीइंग स्पेंड इन एसेट क्रिएशन। फार्मर इससे कोई एसेट वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब आप कहोगे ये जो इनका जो लोन वगैरह इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो सैंक्शन हो रहा है, ये लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं एसेट क्रिएशन पे। इसका मतलब क्या? यानी कि जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जैसे ये हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आपने पढ़ा, एटलीस्ट किसान के पास कुछ ना हो लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद एक प्रॉपर तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी तो हो। क्योंकि मैं अगेन ये वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, इसी लेक्चर में मैंने इस बात को 3 बार बोला, अगर आप इमीडिएट हार्वेस्टिंग की बात करो ना, अगर आप इमीडिएट हार्वेस्टिंग की बात करो तो उस केस में क्या होता है, यहां पर जैसे ही मार्केट के अंदर जो प्राइस है ना, प्राइस अपने लो पे चल रहे होते हैं। किसके? मैं क्रॉप्स की बात कर रहा हूं। इमीडिएट हार्वेस्टिंग के बाद, फसल की कटाई के बाद जो प्राइजेस हैं क्रॉप्स के, वो काफ़ी लो चल रहे होते हैं। किसानों को कुछ टाइम ना वेट करना पड़ता है। जैसे क्या होता है, मैं अपने पर्सनल खेतों की अगर आपको बात बताऊं, मध्य प्रदेश में जो भी फसल बोई जाती है उसकी जब कटाई होती है उसके बाद ज़्यादातर क्या 100% हमारा फोकस होता है उसको स्टोर करवाने के ऊपर। एक सिंगल दाना भी हम लोग बेचते नहीं हैं, हम लोग उसको स्टोर करवा लेते हैं 2 जगह पर। एक हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है कोल्ड स्टोरेज फॉर्म्स की, जिसके लिए हमें रेंट देना पड़ता है थोड़ा सा, कुछ महीनों का, और एक गोडाउन्स भी है हमारे यहाँ। अब गोडाउन्स पे इतना ज़्यादा अनाज नहीं है, पूरा अनाज नहीं आ पाता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज फॉर्म्स में हमें कुछ रखवाना पड़ता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मान लो कि हमारे गोडाउन में 70% अनाज हमारे पास होता है, 30% जो हमारे खेत से पूरा जो फसल की जो कटाई होती है वो कोल्ड स्टोरेज फॉर्म्स के अंदर पड़ा रहता है। अब क्या होता है, मान लो कि नवंबर के टाइम पर किसी फसल की कटाई हुई और वो हमारे पास अनाज अवेलेबल है, हमने उसको नवंबर के महीने के अंदर कोल्ड स्टोरेज फॉर्म्स के अंदर और गोडाउन्स के अंदर वो करवाया, इंस्टॉल करवाया। तो नवंबर से आते आते दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब साल के मिड ईयर्स चल रहे होते हैं ना,
अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इस टाइम पर यही जो एक अनाज है, अगर 1 केजी, अगर 1 केजी बाजरे की कीमत, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, 45 रुपीज़ है। कब? इमीडिएट हार्वेस्टिंग के टाइम पर। तो अगर हम लोग बस बिल्कुल पेशेंस रखकर 4 महीने का इंतजार कर लें, 4 से 6 महीने का इंतजार कर लें। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि नवंबर में कटाई हुई, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आंखें बंद कर कोल्ड स्टोरेज पंप्स और गोडाउन्स के अंदर उसको रख दिया जाए। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मिड ईयर्स में 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो प्राइस है वो एकदम से शूट करते हैं, और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 85 to 90 रुपीज पर केजी हो जाता है उस टाइम पर। क्योंकि अनाज का ऐसा टाइम है कि देश भर में उसकी अब किल्लत है, लोग कंज्यूम कर चुके हैं, बेच चुके हैं इधर से उधर, अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है। तो कहाँ 45 रुपये, कहाँ 85 रुपये। चलो कुछ भी ना करके मैं एकदम अगर हम्बल एक फिगर ले लूँ, मैं इसको अगर 50, मैं इसको अगर, एक सेकेंड यार, मैं इसको अगर 55 या 65 रुपीज़ कर दूं, मैं नहीं जा रहा 85-95 पे, फिर भी 1 किलो के हिसाब से 20 रुपये का तो फायदा हो रहा है। और ऐसे क्या होता है, 10,000 kg जो है वो एक एक क्रॉप जो है वो पैदा होता है एक क्रॉपिंग सीजन में। अब आप इमेजिन कर लो, जो ये 10,000 किलो, जो ये 10,000 किलो ये जो पैदा हो रहा है अनाज, अब इसको अगर हम लोग, जो हमने रखवाया हुआ है, जो स्टोर करवाया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखो, ये कहाँ गया, 1 10 100,000 10,000, अगर इमीडिएट पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग इसको बेच देते तो टोटल 4,50,000 रुपये का बिकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम 4,50,000 का इसको बेचते ना, कम से कम 4 लाख तो इस बाजरे को ग्रो करने के अंदर लागत आई होती। कम से कम 4 लाख या 3.5 लाख रुपए, या 3,80,000, 4 लाख के आसपास तो होता ही होता। लेकिन वहीं पर हमने इसको वेट करा कि ये 55 रुपये 65 रुपये का हो जाए, तो अब ये जो है हम इसको वेट कर रहे हैं कि 20 रुपये जो है, ये 20 रुपये महंगा हुआ। ठीक है, अब 20 रुपये महंगा हुआ और 10,000 किलो जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसको बेचने पर आए, ये 20 रुपये टोटल ये बढ़ने का इंतजार कर, हमने पोस्ट हार्वेस्टिंग के टाइम पर नहीं बेचा, 4 से 6 महीने का इंतजार करा। अब देखो ये टोटल प्रॉफिट है, अब ये कोई लागत वागत नहीं है, नेट प्रॉफिट है टोटल, जो एक्स्ट्रा लागत के बाद जो हमें बच रहा है वो है 100,000 10,000 लाख, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और ये एक क्रॉप है। ऐसे अगर 5 क्रॉप जो है, जो कि एक पर्टिकुलर सीजन के जो होते हैं, तो आराम से ये 27 से 28 लाख रुपए ऐसे बन जाते हैं, बच जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किसका कितना हेक्टर ऑफ लैंड है, किसका कितना क्या है, कौन सी फसलें उगाने में इंटरेस्टेड है। अब अगर मेरे खेत की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ अगर मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग्स अगर नहीं उग रही होती है वहाँ पर, और पूरा का पूरा खेत डेडिकेटेड होता है कि सिर्फ गेहूं ही उगाएंगे, सिर्फ वीट ही ग्रो होगा वहाँ पर, सिर्फ बाजरा ही ग्रो होगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये 10,000 kg जो है, ये पता चला 10 लाख kg होता, 1 लाख kg होता, 4.5 लाख kg होता है। डिपेंड करता है वो कि हमने डिवाइड कितना कर रखा है खेतों में क्या क्या उगाने को। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, जब इतना इंपॉर्टेंट ये फैक्ट, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट ये एनालिसिस है कि जहाँ पर, मतलब ये एनालिसिस मैं अपने हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, किसान के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि किसान अगर इस एनालिसिस को समझ जाए अपनी प्राइवेट जिंदगी के अंदर, कि उसको पोस्ट इमीडिएटली हार्वेस्टिंग के बाद उसको क्रॉप्स अपने नहीं बेचना, थोड़ा टाइम उसको होल्ड करके रखना है, उसको उसके जब रेट बढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको बहुत कम फिगर बताया है, ये कम से कम डबल हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब मिड ईयर्स आते हैं, या फिर किसी भी फसल की कटाई के बाद मिड ईयर्स, यानी कि मैं हमेशा जून जुलाई की बात नहीं कर रहा, फसल कोई भी फसल जो जिसकी कटाई होती है, उस कटाई के बाद से लेकर 5-6 महीने आप आगे चले जाओ, तो वो उस फसल की कटाई से लेकर मैं कह रहा हूँ मिड ईयर। ठीक है, उसको बेस मानते हुए, उसको रेफरेंस मानते हुए, उसकी हार्वेस्टिंग पीरियड को रेफरेंस मानते हुए, तब जाकर रेट जो है वो दिन दुगने रात चौगने आसमान के रेट को छू रहे होते हैं। और उस टाइम पर किसान अगर अपनी फसलों को बेचने पर आए तो वो वारे न्यारे हो जाता है। लेकिन बस दिक्कत यही हो जाती है एक चीज़, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की तो चलो दिक्कत ठीक है। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो तो हमारे पास भी नहीं है। हमारे जनरली ये सब चीज़ें कुछ नहीं रखी हुई कि ट्रांसपोर्टेशन था वो करके, हमें बेसिकली कुछ गाड़ियाँ मंगवानी पड़ती हैं, एक ही दिन के अंदर जाकर वो गोडाउंस के अंदर सारा का सारा, गोडाउन थोड़ी दूर लोकेशन पर है, हल्की सी दूर लोकेशन पर है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर लोकेशन पर है,
और कोल्ड स्टोरेज जो फार्म्स है वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में है। तो यहाँ तक और गोडाउंस तक, कोल्ड स्टोरेज फार्म्स और गोडाउंस तक लेकर जाने के लिए एक दिन में, मतलब सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए जितना भी मतलब अनाज जो जाता है वहाँ पर, तो चाचा जो है वो गाड़ियाँ मंगवाते हैं। वो दिहाड़ी के हिसाब से वो रेट लेते हैं अपना, जो भी उनका खर्चा पानी होता है। तो वो एक टाइम की बात है। ट्रांसपोर्ट, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ट्रांसपोर्टेशन ना भी तो चल पाएगा हमारे खेतों में। सिर्फ स्टोरेज फैसिलिटी बहुत, मतलब स्टोरेज फैसिलिटी करवाने के लिए आप जुगाड़ बहुत अच्छी अच्छी गोडाउन वगैरह हमारे पास है, ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं है। ठीक है। और मार्केटिंग जो फैसिलिटी है, ये बेसिकली ऐसे होता है कि जब इन दोनों को आप कंबाइन कर दो कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को, तो मार्केट में तो जाके जब मर्जी बेचाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन चाचा या फिर जो वर्कर्स हैं जो भी है, मतलब मेरे घर वाले जो भी बेचने जाते होंगे, जो डिसाइड करते हैं कि आज हमें अनाज बेच कर आना, तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि गाड़ियाँ गाड़ियाँ जाकर लगा दी गल्ला मंडी के अंदर कि ये 70% जो गोडाउन के अंदर स्टोर है, ये भी पूरे अनाज को निकाल लिया, कोल्ड स्टोरेज फर्म्स के भी सारे एक को निकालिए कि कुछ भी हो जाए आज ही बेच कर रहेंगे पूरा का पूरा। आराम से उसको कभी भी पूरे साल कभी भी बेचा जा सकता है। तो थोड़ा सा ना इसको कंपार्टमेंटलाइज भी कर लेते हैं हम लोग। कैसे कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल से इसकी कीमत बढ़ने लगी, 55 अप्रैल में हुई 55 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10,000 किलो था ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3,000 kg जो है वो बेच देंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मार्च में जो है जो कीमत है इसकी अब वो हो गई है 70 रुपये। तो अगले 5,000 kg जो है हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। उसके बाद सॉरी अप्रैल में, उसके बाद जो जून है उसके अंदर हमने देखा कि रेट जो है वो 75 रुपये हो गया है। ठीक है। तो फिर अगला 1,000 किलो जो है वो हम निकाल देंगे। उसके बाद बचा कितना, 5, 6, 7, 8, 9, एक मान लो एग्जांपल के लिए 1,000 किलो और बचा हुआ है। फिर हमें देखना है कि जुलाई गया, लेकिन मान लो कि मैं अगस्त तक वेट कर रहा हूँ, और अगस्त के बाद मैंने ये देखा यह प्राइस जो है वो 69 पर आ गया है। तो यानी कि मुझे पता लग गया अब इसका डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया, 69 रुपीज़ पर आ गया प्राइस इसका। तो बस जितना भी लेफ्ट ओवर है, मेरे एग्जांपल के केस में लेफ्ट ओवर 1,000 किलो है, बस उसको निकाल दिया, सेल आउट कर दिया। स्ट्रेटजी समझ रहे हो क्या है? पहले वेट करना है, पहले वेट करना है प्राइस के शूट अप होने का। ये आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूँ ये, ठीक है, और जो कि मैंने देखा भी हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस भी करा हुआ है मेरे फार्मलैंड से जो भी हार्वेस्टिंग के बाद ये जो क्रॉप्स आते हैं। पहले हमें वेट करना है प्राइस के शूट अप होने का। अब ये प्राइस जैसे स्टेज 1 में शूट अप हुआ, स्टेज 2 में शूट अप हुआ, स्टेज 3 में अपने एपेक्स पॉइंट पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर पार्ट्स बाय पार्ट्स करके हम लोग जो है कुछ कुछ बेच सकते हैं। फार्मर चाहे तो वो लमसम में भी एक साथ भी बेच सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस लेते लेते अब जैसे मेरे चाचा या दादी भाई इन सबको पता ही होगा कि कौन से महीने के अंदर कौन से प्राइस शूट अप करते हैं, कब वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। उनको पार्ट्स में बेचना है कि एक साथ बेचना है, वो चाहे तो एक साथ फिर जो है वो जुलाई तक का वेट कर सकते हैं कि 75 के रेट के हिसाब से बेचेंगे हम लोग। जो भी है वो उनकी मर्जी, वो उनको पता होगा ज़्यादा बेटर। इसके बाद लेकिन जैसे ये जो प्राइस है वो गिरने लग जाए, तो गिरने के टाइम पर आपको जो भी लेफ्ट ओवर जो क्वांटिटी है, ऑब्वियस ही बात है अपनी पूरी निकालनी है। अगर आप पार्ट्स में बेच रहे हो तो, अगर आप लमसम बेच रहे हो अपने स्टेज 2 में, स्टेज 2 मतलब मान लो मैं किसको कह रहा हूँ, ये वाला महीना आपका अप्रैल का है, ये वाला महीना आपका मई का है, ये वाला आपका जून का है, जुलाई में जो प्राइस है वो आपके गिरने लग गए। तो आपने देखा कि मैं मई तक हमेशा निकाल देता हूँ, फिर चाहे जून में प्राइस जो है वो डबल ट्रिपल क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मई तक जो है वो सेटिस्फाइड हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ ये सबको? ठीक है, ऐसे वर्क करता है शैनी वाला फंडा, ठीक है, बेचने का पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद। और इसके लिए देख रहे हो स्टोरेज फैसिलिटी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में बेचकर कुछ मिल रहा था, जल्दबाजी में बेचकर कुछ मिल रहा था, लागत भी नहीं निकल रही थी जितनी लागत समझते हो ना, जितना पैसा लगाकर जो क्रॉप्स को ग्रो करा गया था। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें भी तो जुड़ी होती है ना, पूरे साल बच्चों की स्कूल की फीस है ना, किसी भी किसान की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चों की स्कूल की फीस है ना, और घर पे राशन आएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है ना कि देखो आप जो है अगर खेती बाड़ी कर रहे हो तो A to Z चीज़ आपके खेत में ही उग जाएंगी। अब जैसे किस्मत से हमारे पास फार्मिंग के साथ साथ लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, मतलब दूध और घी का जुगाड़ हो जाता है, इतनी काउ बफेलोज हैं। लेकिन हर किसी किसान के पास फिर वो नहीं है ना, अब बाकी चीज़ें तो लानी पड़ेगी। अब कोई एपीकल्चर तो हम लोग प्रैक्टिस करते नहीं है। अब कल को मान लो कि शहद की ज़रूरत है, खाना ही है, चेहरे पे लगाना है, जो मर्जी है भाई, वो तो शौक मतलब शौक के तौर पर है, या जो मर्जी है, नेसेसिटी है, डॉक्टर ने बोला है, कैसे भी करके जो भी है, अब यार वो तो खरीद के लाना ही पड़ेगा, है ना।
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए जो पैसे जो लागत है वो अपनी जेब से लगानी पड़ती है। अब ये अगर फसल के ऊपर खेत एक किसान जो है खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चलो लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी कर रहा है, तो 100 तरह के खर्चे होते हैं। क्या उनके घर परिवार के पास गाड़ी नहीं होगी क्या? क्या वो कभी शहर में मकान बनवाने का नहीं सोचेंगे क्या? या अगर वो रेंट पर रह रहे हैं तो फिर उनको किराया वगैरह नहीं देना पड़ेगा क्या? बच्चों के स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ेगी? आगे जाकर बच्चे जब स्कूल पास आउट कर जा रहे हैं तो उनको शहर में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के लिए जो लमसम इतनी महंगी महंगी इंजीनियरिंग और डॉक्टर की डिग्री के लिए इतना ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हो जाता है, उसको उसकी उसके लिए सेविंग नहीं करनी पड़ेगी क्या? क्या थोड़ा पैसा साइड नहीं रखना पड़ेगा क्या कि अगर फसल वगैरह खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, इस साल अगर मतलब कुछ भी हो जाता है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बारी जो तिल होते हैं जिससे तिली के लड्डू बनते हैं, तो वो ग्रो करे गए थे हमारे खेत के अंदर, उसकी रातों रात चोरी हो गई थी, तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक्सपर्ट्स ये ऑब्जर्व करते हैं डैट उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और जो ये साइंटिस्ट कम्युनिटी है जो कि एग्रीकल्चर के लिए वर्क करती है, इकोनॉमिस्ट वगैरह का ये कहना है दैट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल क्रेडिट, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो या नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो, इट इज़ नॉट बीइंग स्पेंड इन एसेट क्रिएशन। बैंकों से अगर लोन वगैरह ये पास हो रहा है तो आप उसको लगाओ ना, ये गोडाउंस वगैरह की फैसिलिटी बनवाओ, स्टोरेज फर्म्स की फैसिलिटी बनवाओ, गोडाउंस तो बनवाओ ही बनवाओ। नहीं करते लेकिन किसान ऐसा, इट इज़ नॉट बीइंग स्पेंड इन एसेट क्रिएशन। तो किस में स्पेंड हो रहा है वो? जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, कहाँ गया ये, हाँ, फार्मर्स आर बोरिंग टू मीट द रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अब वो चाहे पर्सनल भी हो सकता है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे थे, ये देखो रिकरिंग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ये रिकरिंग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो टर्म है ईशा, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? शैनी, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? श्रेयस से कुछ बनेगा, कुछ क्रिएट होगा मयूर इससे? बिल्कुल नहीं। तो एज ऑफ दिसंबर 2019 25% जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, it was used to meet revenue expenditure in farm business, while 20% was used for capital expenditure. 31% of non-institutional credit was used to meet household expenditure, followed by loans for housing. मुझे भी आप बताओ, 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल का जो फ़र्क है वो निकाल दो। ये जो क्रेडिट है, क्या ये फ्री का पैसा है या फिर ये वापस करना है? वापस करना है। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज भी वापस करना है ना? ज़्यादा ही देना पड़ेगा। पहले केस के अंदर देखो, मतलब ये रियल आंकड़े हैं तो दिसंबर 2019 के, 25% जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, ये फॉर्मल क्रेडिट है कि इनफॉर्मल क्रेडिट है? प्राइवेट बंदों से लिया गया है, बैंक वगैरह ने दिया है? ब्याज सही होगा कि बहुत ज़्यादा होगा? सही होगा, है ना? हेल्प करने के लिए दिया गया है या किसानों का शोषण करने के लिए दिया गया है? हेल्प करने के लिए दिया गया है। इससे किसानों ने क्या करा, मतलब जितना भी टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट 2019 में रिलीज हुआ था, ऐसा देखा गया, इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स ने पता लगाया कि 25% वो जो फॉर्मल क्रेडिट था जो बैंकों वगैरह से पास हुआ था, इट वॉज यूज बाय फार्मर्स टू मीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फार्म बिजनेस। क्या ये सही करा उन्होंने कि नहीं करा? फार्म बिजनेस में लगाया उन्होंने पैसा, सही करा कि नहीं करा? सही करा। लेकिन ये आंकड़ा हमें क्या दिखा रहा है? 75% लोगों ने नहीं अच्छे से यूटिलाइज करा ना उस पैसे को। 25% ही तो है ना, मतलब आउट ऑफ 100% ये बता रहा है दिसंबर 2019 में जितना 100% इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो रेस करा गया था, सिर्फ 25% ही उसका यूज हुआ फार्म बिजनेस पर इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि 75% बेकार खर्चों में चला गया ना किसानों का पैसा। अब वो किस में फंसेंगे, किस चीज में फंसेंगे? पहले ही केस पकड़ लो, मान लो इनका प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा बैंक को, ब्याज भी देना पड़ेगा। जब टाइम से पैसा नहीं लौटाओगे, कभी जिंदगी में दोबारा लोन मिलेगा? नहीं ना, फंस गए ना डेट ट्रैप, नहीं मिलेगा। अब वो कहां जाएंगे? ये तो था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, अब वो कहां जाएंगे झक मराकर, मजबूर होकर? नॉन इंस्टीट्यूशनल। वहां से कभी कोई राहत ले पाया आज तक कोई भी किसान? कभी किसी किसान का कर्जा मुक्त हुआ है? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थे। किसान को छोड़ो, हम लोग भी अगर लोन जो है किसी प्राइवेट बंदे से उठाएं,
वहां पर वो फेयर टर्म्स के अंदर देगा या फिर अपने लालच को देखते हुए देगा? अपने लालच को देता हुआ। यहां पर हम उसको टाइम पर पैसा वापस भी करें तो हमारा क्या सिविल स्कोर बढ़ेगा? नहीं ना, गारंटी है कि दोबारा दे देगा वो हमें पैसे। एक दिक्कत के साथ एसोसिएटेड दिक्कतें देख रहे हो कितनी सारी हो गई हैं यहां पर। चलो दूसरे आंकड़े की बात करते हैं। वाइल 20% वॉज यूज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, 20% जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो किसानों ने कहां पर यूज करा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? फार्म, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब के लिए। क्या मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये वाला टर्म लेकर आ सकता हूं इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, गोडाउंस? क्या मैं इसके अंदर ये भी इंक्लूड कर सकता हूं, ट्रैक्टर्स? और क्या मैं ऐसा इंक्लूड कर सकता हूं, एक उन्होंने व्हीकल ले ली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जीप वगैरह या कुछ जो भी चीजें यूज होती है, ट्रक, जीप वगैरह कुछ भी ले लिया, गल्ला मंडी तक अपना सामान जो है भिजवाने के लिए। लेकिन 80% ने इसको यूज नहीं करा फिर भी, है ना? 80% किसानों ने, जिनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो रेज हुआ था, मतलब टोटल किसानों छोड़ो, टोटल जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो पास हुआ था, 80% इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यूज ही नहीं करा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। कम से कम वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती, लेकिन होती तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही, हाँ के ना? लेकिन जिन 20% किसानों ने अपना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यहां पर लगाया कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, आज वो राहत की सांस ले रहे होंगे ना एज कंपेयर टू 2019 2023 में। जिंदगी भर के लिए उनके पास ये गोडाउन्स, स्टोरेज फर्म्स, ट्रैक्टर्स, व्हीकल्स इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? मतलब काफी लंबे समय तक देखो, ट्रैक्टर्स और व्हीकल चलो ठीक है, जिंदगी भर नहीं बोलते उसे, एक डिकेड तो चलेंगे, लेकिन गोडाउन जिंदगी भर की बात हो गई है कि नहीं हो गई, बताओ? और ट्रैक्टर्स और व्हीकल्स की केस में भी अगर ध्यान से चलाएंगे, ध्यान से संभाल के रखेंगे, 10 साल के बाद सिर्फ उनको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वो भी अगर हम छोड़ दें, हल्की सी बस इन सब चीजों पे कॉस्ट आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, वो क्या कॉस्ट होती है? इनकी वैल्यू बस डेप्रिशिएट करती है, तो कौन सी कॉस्ट उठानी पड़ती है? बस डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जिसको हम लोग वियर एंड टियर की कॉस्ट बोलते हैं, राइट? गोडाउन आज बनवा दिया है, आज ही उसकी दीवारें और रेत सीमेंट झड़ जाएगा उसका सब, नहीं ना? उसके बाद नेक्स्ट आंकड़ा देखते हैं, 31%। अब बात आ रही है, देखो ध्यान से समझना, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की। क्या ये फॉर्मल क्रेडिट है या इनफॉर्मल क्रेडिट है? कौन देता है ये? मनी लेंडर्स, है ना, या फिर जमींदार, प्राइवेट लोग बेसिकली, है ना? यहां पर ब्याज कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। यहां पर किसानों को लोन क्यों दिया गया? उनकी मदद करने के लिए या फिर अपने खुद के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए? किसान लेकिन इनके पास गए क्यों हैं? मजबूरी में। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उनको नहीं मिल पा रहा होगा, या तो अप्रूव नहीं हो पा रहा होगा, या उन्होंने टाइम पे पैसे नहीं भरे होंगे, तो दूसरी बार लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा, राइट? 31% नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है, इट वॉज यूज टू मीट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय लोन्स फॉर हाउसिंग। 31% नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो लिया गया किसानों के द्वारा 2000 दिसंबर 2019 में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के लिए। क्या ये अच्छी चीज है किसानों के लिए कि बुरी चीज है? देखो, मजबूरी में किसान कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक किसका ग्राउंड पूछ रहा हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? उन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को घर के खर्चों में लगा लिया। दिक्कत अब दोबारा ये आ पड़ेगी ना उनके ऊपर कि वो प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज कैसे देंगे, और यहां पर ब्याज ज्यादा है कि कम है? बताओ, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के पास ब्याज कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। और हो सकता है ना कि उनका कोलेटरल भी चला जाए उनके हाथ से, कुछ तो गिरवी रखवा के दिया ही होगा कि फ्री में दे दिया होगा? क्या ये जो फिनोमेना है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वाला, क्या ये किसान को डिप्राइव कर सकता है चीज से?
किससे? डिप्राइव्ड ऑफ द लैंड्स। क्यों? क्योंकि जमीन को ही तो रखेंगे जनरली, ये जनरली बता रहा हूं किसके फॉर्म में? कोलेट्रल। एंड व्हाट इज कोलेट्रल? जब भी आप किसी चीज को गिरवी रखते हो, क्या उठाने के लिए? लोन उठाने के लिए। ठीक है। और आप ये देखो, 25% इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यूज हुआ था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन 31% नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। यानी कि ज्यादातर फार्मर जो है वो किस पे रिलाई कर रहे थे? काइंड ऑफ, मतलब ठीक है, ज्यादा तो नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन अच्छे खासे किसान फिर भी किसकी तरफ ओरिएंटेड थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। यहां पर एक तो पैसा क्विक मिल जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से अप्रूव होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका सॉल्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज को एक तो एक्सपेंड करना, आरबीआई वो बैंक जो कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देते हैं किसानों को, सरकार के साथ बैठ के समझौता करे कि ब्याज की दरें बहुत कम रखी जाए किसानों के लिए, प्लस उनके लिए कुछ स्कीम्स वगैरह अनाउंस करी जाए जिसमें ये बोला जाए कि जो किसान टाइम पर अपना ये लोन जो है वो चुकता करेंगे, इमीडिएटली दे विल बी एलिजिबल फॉर फ्रेश लोन्स, और फ्रेश लोन्स उनको प्रीवियस अमाउंट से ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहले उनका लोन सेंक्शन हुआ था 3 लाख का, तो इस बार वो सेंक्शन हो सकता है 6 लाख का, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का, 3 लाख से ज़्यादा। और उसके बाद अवेयरनेस फैलाना किसानों के बीच में, और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को इजी तरीके से एक्सेसिबल बनाना। जब इजी तरीके से एक्सेसिबल होगा, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे किसानों को बैंक वगैरह के, या जो भी लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देते हैं उन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के, तो वो खुद ही नहीं चाहेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज के पास। उनको शौक है क्या ज्यादा ब्याज देने का, या फिर अपना खुद का शोषण करवाने का शौक है किसानों को? मजबूरी में कारणवश जा रहे हैं वो। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि कितना फ्लो हुआ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का, विच इज़ अवेलेबल एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, और क्या चैलेंजेस है फिर? लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है ग्रोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन सिंगल क्रॉप। ऐसा क्यों? एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंस कम क्यों? अगर क्योंकि ये सिंगल क्रॉप खराब हो गया तो पूरी की पूरी फसल गई, राइट? फिर फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो कल्टीवेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स विद राइस एंड व्हीट, it helps to maintain soil fertility and soil does not exhaust all its nutrients. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मल्टीपल क्रॉपिंग करने के एक सेम टाइम पर ये फायदा है। ऑल्सो ग्रोइंग मिलेट्स अलॉन्ग विद अदर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन बेनिफिट्स एज वेल एज अ हेज अगेंस्ट फेलियर ऑफ क्रॉप्स। हेज का बेसिकली मतलब ये होता है कि यहां पर अगर आपने मान लो कि आपने बाजरा ग्रो करा और उसके साथ आप जो है कुछ और ग्रो कर रहे हो, हम लोग यहां पर मान लेते हैं लेंटिल्स, और आपका एक हो गया रेप सीड्स, और एक आपका सोरगम। अब इसकी फसल अच्छी रही, इसकी फसल अच्छी रही, इसकी फसल अच्छी रही, बाजरे की, सोरगम की, लेंटिल्स की,
लेकिन रेप सीड्स की फसल इतनी अच्छी नहीं रही, या फिर डिटरेट हो गई किसी भी कारण की वजह से। तो इसके लिए जो लागत आई थी वो आई थी, मान लो 1 लाख रुपए पर क्रॉप। अब यहां पर तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, यहां पर तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। फसल ही जब बर्बाद होगी तो क्या घंटा बिकेगा मार्केट के अंदर? कुछ नहीं बिकेगा। ये तो हो गया नुकसान। लेकिन ये जो जिसके ऊपर बाकी 3 लाख की लागत है, उनकी फसल अच्छी हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर इसको बेचकर कम से कम 7 से 8 लाख का नेट प्रॉफिट जो है वो किसान के पास आएगा। और ये हमें दिखा रहा है कि ये जो 1 लाख की जो रिकवरी हुई थी वो इसी अमाउंट के अंदर हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल किसान जो है वो नेट प्रॉफिट में, वो प्लस में है। तो बाकी 3 अगर नहीं उगाता, सिर्फ पूरे खेत के अंदर रेप सीड के ऊपर डिपेंड रहता, तो उस साल उसकी अच्छी सी ठुकाई होती, बहुत प्रेशर आ जाता उसके ऊपर। लेकिन क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें लेकर इन सब चीज़ों को बैलेंस कर रखा था, तो बाकी 3 उसको बचा लिया। तो बाकी जो 3 है, बाजरा, सोरगम और लेंटिल्स, इन्हें उन्होंने क्या प्रोवाइड कराया? दे हैव प्रोवाइडेड अ हेज अगेंस्ट फेलियर ऑफ रेप सीड्स, अगेंस्ट फेलियर ऑफ क्रॉप्स। अब समझ गए हेज का मतलब? समझ गया ना? हेज हेज एक तरीके का सीसो गेम है। अगर एक साइड नीचे है तो दूसरी साइड ऊपर है, एक का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, और जो साइड नेगेटिव जा रही है, डिटरेट कर रही है, जो साइड आपको लॉस दे रही है, उसको वो बचा लेगा, बैलेंस कर देगा। कुछ भी नहीं कर सकेगा तो हेज, कम से कम हेज की स्ट्रेटजी बेसिकली ये होती है किसी भी बिजनेस के अंदर या कुछ भी करके करने में, कि कुछ भी नहीं हो एटलीस्ट, लेकिन हमारा लॉस ना हो। तो जैसे ये भी एक हेज है कि अगर आप जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर यकीन रखते हो, तो उसके साथ साथ लाइफ स्टॉक जो है, ये भी लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी करो। ठीक है? और जैसा कि इस चैप्टर के अंदर हमने एक और उसमें भी देखा था, वर्टिकल फार्मिंग के कंटेक्स्ट के अंदर एक टर्म था ना, एक्वापॉनिक्स। एक स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि डक्स जो है आप रखोगे, उनका जो वेस्ट होगा वो जो है फिशेस के लिए फूड बनेगा। जो उनका जो वेस्ट होगा वो बेसिकली जो चावल वगैरह आप जो उगाओगे उस पानी के अंदर, वो विदाउट सॉइल, वो उसके लिए एक तरीके से जो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मीथेन, ये जो सॉरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटेशियम होगा, ये सारा का सारा ये प्लांट के लिए फूड बनेगा। ठीक है? तो मतलब सिर्फ एक के ऊपर रिलाई करके अगर मल्टीपल चीज़ों के ऊपर रिलाई करा जाए तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन दिस इज द चैलेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर, growing fodder crops with food crops. It helps in providing nutritious feed to livestock animals like cattle and buffalo. आपने अगर ये ठान ही लिया है, ये सोच ही लिया है कि आप लाइफ स्टॉक जो है एनिमल हस्बेंड्री को भी रियर करोगे, लाइफ स्टॉक को भी रखोगे, पशुपालन भी करोगे अलॉन्ग विद ग्रोइंग क्रॉप्स, तो आपकी जो पूरी फील्ड है, आप उस फील्ड में एक छोटा सा टुकड़ा, उसका इतना सा हिस्सा जो है, आप उसको एलोकेट कर दो। आप इतनी फील्ड को अपनी एलोकेट कर दो। इसके अंदर जो है आप ग्रो करो फॉडर क्रॉप्स, ताकि आपको बाजार से, मार्केट से ना खरीदना पड़े पशुपालन के लिए अनाज। ठीक है? फॉडर क्रॉप मतलब समझते हो ना, कौन खाता है फॉडर क्रॉप्स को? किसके लिए होते हैं? लाइफ स्टॉक के लिए। फिर एक चैलेंज है लो प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, दे आर वेरी लो एज कम्पेयर टू प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ अदर कंट्रीज। इंडिया जो है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, बट दैट इज द केस ड्यू टू हाई एरिया अंडर इरीगेशन एंड नॉट हाई प्रोडक्टिविटी। दोनों बातें अलग अलग है, देख रहे हो? हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए लगता है कि इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन पर एडी पर एकड़ पर हेक्टर जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो इतनी हाई नहीं है हमारे देश में, वो इतनी हाई नहीं है। यानी कि इतना लैंड जितना जो है, जो हमारे पास अवेलेबल है,
जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करते हैं, यही अगर किसी और कंट्री के पास होता, लाइक जापान, जो कि खेती बाड़ी की कदर समझता है लेकिन उसके पास ये प्रॉपर लैंड नहीं है, वो वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर रिलाई करता है, अगर इस तरीके का लैंड वगैरह जो है ये दूसरी कंट्रीज के पास होता, तो वो जो है इसको अच्छे से यूटिलाइज करते। लैंड उनके पास कम भी होता तभी वो प्रोडक्टिविटी जो है उसकी हाई रहती काफ़ी ज़्यादा। हमारे पास क्या है, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए लगता है इंडिया कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, लेकिन उससे और प्रोडक्टिविटी जो निकाली जा सकती है वो नहीं है। प्रोडक्टिविटी खराब हो भी गई है, स्पेशली इसके पीछे हम कहेंगे लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिटरेसी अमंग फार्मर्स। Lack of awareness and literacy amongst farmers. With respect to agriculture sector, जैसे जैसे पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है हमारे देश में लैंड के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर, एरिया अंडर कल्टीवेशन इज बाउंड टू डिक्लाइन ओवर द ईयर्स। ठीक है, ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, खेती बाड़ी इतने है नहीं सारे इलाकों में। अगर हम 100% यूटिलिटी, सॉरी 100% प्रोडक्टिविटी को यूटिलाइज कर भी रहे, पोटेंशियल को यूटिलाइज कर भी रहे, उसके बाद भी इतना अनाज नहीं होने वाला हमारे देश के अंदर कि जो सबकी पूर्ति कर सके। लेकिन येस, सॉल्यूशंस आर इनवाइटेड, सॉल्यूशंस आर देयर। जैसा कि बेस्ट सॉल्यूशन जो है हमने देखा था, जो इंडियंस को रेडी हो जाना चाहिए अपनाने के लिए, और वो है वर्टिकल फार्मिंग। वो है वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, तो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर, एरिया अंडर कल्टीवेशन इज बाउंड टू डिक्लाइन ओवर द ईयर्स, हेंस देयर इज अ नीड टू इनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। There is a need to enhance agricultural productivity in India. Okay. The following diagram shows the agriculture yield in different countries in 2014 to 15 in tons or hectares. ये जो है, अच्छा ठीक है, ये ऐसे है, आप इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो पैडी कल्टीवेशन में महारत किसके पास सबसे ज़्यादा, 2014-15 में अगर आप देखो तो, पिछले मतलब काइंड ऑफ प्रीवियस एक डिकेड के अंदर मान लो उसको, किसके पास है सबसे ज़्यादा महारत? क्या दिख रहा है यहाँ पर सबसे बड़ा आंकड़ा किसका है? यूएसए। क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इंडिया जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी। क्या होता है? राइस होता है ना। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो आपके सामने फैक्ट क्या निकल कर आया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? यूएसए। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया। गेहूं के मामले में, वीट प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसके पास है? चाइना के पास है। ठीक है, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया इज अगेन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। फर्स्ट आता है इंडिया दूध में, दालों में और जूट में। ओके, दूध, दाल, जूट। उसके बाद अदर सीरियल क्रॉप्स की बात करें, उसके उसके अंदर किसके पास महारत हासिल है? यूएसए। यूएसए। दालों की बात करें तो
चाइना एंड यूएसए। यहां पर लिखा हुआ था इंडिया जो है, इंडिया जो है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट। लेकिन फिर भी वहां पर जो है हमें जो यील्ड है, ये जो दिख रहा है हमें क्या, ये यहाँ पर चाइना एंड यूएसए इक्वल फुटिंग के अंदर हमें दिख रहे हैं। तो ये 2014-15 का फिगर एक्चुअली, ठीक है। और वहां पर अगर हम बात करें तो ये जो है, कहाँ गया, ये जो है हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का सेकेंड एडवांस एस्टिमेट है 2022-23 का, ठीक है। और ये जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट है 21-22 का। तो अब जो है, अब ये महारत किसके पास है पल्सेस की प्रोडक्शन के मामले में? इंडिया के पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेटेस्ट आप ऐसे भी उससे याद करा करो, जो भी इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, बजट वगैरह, करंट अफेयर वगैरह जो कंपाइलेशंस आती हैं उससे एंड में जाकर याद करा करो। अब जैसे यहाँ पर बजट 2023-24 में कुछ कुछ चीज़ें बता रखी हैं, अब आप इनको पढ़ लो, एक बार पढ़ना देखना ठीक है आपके लिए, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि लेटेस्ट बजट के अंदर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो चीज़ें होंगी, वो आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है, वो आपके लिए काम का है। और बस कुल मिलाकर काइंड ऑफ 1 महीना 21 दिन रह गए हैं जब आपका ये आने वाला है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है पूरी की पूरी, ओके। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दालों के मामले में इंडिया जो है इट इज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दाल, ठीक है, मिल्क, पल्सेस एंड जूट। लेकिन उसके अलावा इंडिया इंपोर्ट भी करता है दालों को, ऐसा क्यों? मेजर इंपोर्टर है, छोटा मोटा इंपोर्ट भी नहीं करता, मेजर इंपोर्टर है, ऐसा क्यों? द पॉपुलेशन नीड्स, है ना, प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाती है जितनी डोमेस्टिक नीड है। जैसे इंडिया वो भी तो प्रोड्यूस कर लेता है अच्छे खासी मात्रा के अंदर, जिसको आप कहते हो ये ऑयल सीड्स, ठीक है। लेकिन फिर भी तेल भी हम लोग बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं बाहर से, अगेन उसके पीछे सेम रीज़न है, ठीक है। ये देखो, इवन टुडे इंडिया इंपोर्ट्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, ठीक है, ड्यू टू लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज कंपेयर टू डोमेस्टिक डिमांड। मतलब पॉपुलेशन जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर अनाज के मामले में अगर हम लोग देखें तो इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है उसकी, डिमांड ज़्यादा है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन काफ़ी कम है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? और क्या चैलेंजेस हैं? सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। अब जब से हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, तो भारत के अंदर अलग अलग कोनों के अंदर जो मिट्टी है खेती बाड़ी करने के लिए, वो अपनी फर्टिलिटी लूज करती चली जा रही है, और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी जो है वो भी कम हो रही है ड्यू टू इंक्रीज वीट एंड पैडी कल्टीवेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है? एक ही तरीके के प्लांट उगाना, है ना। आपको पता है ना, सॉइल के अंदर अगर आपको अनवांटेड प्लांट्स वीड्स को अगर उखाड़ना है तो उसके लिए बिना किसी वीडिसाइड को छिड़के कोई भी केमिकल वगैरह डाले एक तरीका होता है, वो क्या होता है? क्रॉप रोटेशन। फर्टिलिटी को बरकरार रखना है बिना पेस्टिसाइड्स को, बिना फर्टिलाइजर्स को छिड़के। एक तरीका क्या होता है? अभी आपने ऊपर क्या देखा? मल्टीपल क्रॉपिंग, या जिसको क्या कहा जा रहा है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सॉइल की फर्टिलिटी को अगर बरकरार रखना है तो यहाँ पर देखो, अभी आपने पढ़ा ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, इट मीन्स ग्रोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन सिंगल क्रॉप। अगर ऐसे मिक्सचर में एक मिक्स सेटअप में अगर क्रॉप्स जो उगाए गए
उगाए जाएं तो इट हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल डज नॉट एग्जॉस्ट ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। उसके बाद स्पेशली इन इरीगेटेड पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक पंजाब एंड हरियाणा, ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ? सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन के केसेस क्यों है यहाँ पर? बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ HYV variety of seeds after green revolution in 1960s. ड्यू टू फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सॉइल जो है वो एल्कलाइन होता चला जा रहा है, बहुत सारे रीजन में सैलिनिटी भी बढ़ रही है उसकी, ड्राई रीजन्स में। ठीक है। ऑल्सो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नीडेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। अब अगर माइक्रोब्स को अगर हमें बढ़ाना है, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि मतलब समझ रहे हो, सॉइल के अंदर माइक्रोब्स को बढ़ाना है जो कि दोस्त होंगे प्लांट के, लेकिन हमें कीटनाशक छिड़के बिना जो कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं प्लांट्स के ऊपर उसको खत्म भी करना है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी आपको याद है? बीज अमृत जीव अमृत। अगर हम लोग बात करें कि अगर सबसे पहले तो हमें सॉइल के अंदर माइक्रोब्स को बढ़ाना है, तो ये जो है तरीका है बीज अमृत जीव अमृत, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, एक मिक्सचर बना सकते हैं बड़ा अच्छा सा, जिसके अंदर हम लोग काउ डंग को इस्तेमाल करेंगे, काउ यूरिन को इस्तेमाल करेंगे, जैगरी को इस्तेमाल करेंगे, और क्या डाला जाता है, हाँ, पल्स फ्लोर को इस्तेमाल करेंगे। नहीं, इससे तो पहले इन चारों से बढ़ेंगे सॉइल माइक्रोब्स। उसके बाद अगर हमें नेचुरल तरीके से बिना दवाइयों को छिड़के कीटनाशक के लिए अगर कुछ नेचुरल दवाई बनानी है, ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेटजी यूज करेंगे बैन की, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और नीमास्त्र। ठीक है। उसके बाद हम एक मिक्सचर बनाएंगे जिसके अंदर हम बड़ी सारी चीज़ें डालने वाले हैं, लाइक काउ डंग, काउ यूरिन, फिर आपका गार्लिक, ग्रीन चिलीज, ठीक है, नीम, और श्रेय एक चीज़ और क्या होती है, 6 होते हैं ना चीज़ें, काउ डंग, काउ यूरिन, ग्रीन चिलीज, नीम और टोबैको। थैंक यू टोबैको। तो इससे क्या होगा, नेचुरल तरीके से कीटनाशक बन जाएगा। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रिजर्व भी रहेंगे, जो सॉइल के लिए जरूरी है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के लिए प्लांट्स को, और सॉइल की फर्टिलिटी भी बरकरार रहेगी और सॉइल माइक्रोब्स की भी ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है। उसके बाद लैंड टेनेंसी। देश के बड़े सारे इलाकों में कल्टीवेटर्स जो हैं दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड, बल्कि वो काम करते हैं बड़े बड़े जो जमींदार हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी ज़मीन पर। दे वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स एंड ग्रो क्रॉप्स फॉर देम। ये जो पुअर लैंडलेट्स टेनेंट कल्टीवेटर्स हैं, इनका ज़्यादा कोई इच्छा नहीं, इनकी ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर यील्ड्स आर लो। तो लैंड टेनेंसी मतलब यहां पर एक तरीके से फेलियर भी हमें देखने को मिलता है, जिसका लैंड रिफॉर्म्स का। देखो, एक ना लैंड रिफॉर्म आया था जिसके तहत सारे लोगों को, लैंडलेस किसानों को भी लैंड मिलना था, और वो था कौन सा एक्ट? लैंड सीलिंग एक्ट। सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट लगा देना, कि इससे ज्यादा जो पर्सन है वो लैंड ओन नहीं कर सकता। मान लो एक परिवार के पास 25 एकड़ लैंड है, और लैंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत ये बोला गया है कि 5 एकड़ लैंड ही जो है
वो ओन कर सकता है एक पर्सन। तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े जमींदारों वगैरह ने जो ये लैंड रिफॉर्म्स आए थे, स्पेशली लैंड सीलिंग एक्ट, इसके अंदर कुछ कुछ लूप होल्स को जो है वो फाउंड कर लिया था। अब लूप होल्स कैसे? लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर ये बोला गया था, एक पर्सन जो है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, कि वो 5 एकड़ लैंड होल्ड करके रख सकता है। अब मान लो यहां पर कोई किसान है जिसका नाम है हरीलाल। हरीलाल जमींदार के पास 25 एकड़ लैंड उसके नाम पर है। अब बाकी 20 एकड़ सरकार रख लेगी। राइट टू प्रॉपर्टी वैसे भी फंडामेंटल राइट नहीं है जब तक ये लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह आया, ठीक है। और अब तो वो लीगल राइट है, और ऊपर से ये एक्ट के थ्रू जो है, जो ये आपकी जो जमीन ली जाएगी, ये आपसे लेकर छोटे और मझले किसानों को बांटी जाएगी, लैंडलेस फार्मर्स को बांटी जाएगी बेसिकली, ठीक है। अब 20 एकड़ ऐसे ऐसे हाथों से हरीलाल के निकल जाएगा। तो हरीलाल क्या चालाकी करेगा, इस लैंड सेलिंग एक्ट के अंदर उसने क्या लूपहोल ढूंढा, इसने कहा भाई मेरे घर के अंदर 5 फैमिली मेंबर्स हैं। इस एक्ट की लैंग्वेज ये कहती है कि जो 5 एकड़ लैंड है वो पर पर्सन होल्ड कर सकता है। तो हमारे घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो एक एक जो बंदा है, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन और 5वां पर्सन, सबके पास 5-5 एकड़ अगर चला गया तो ये 25 एकड़ जो लैंड है ये सुरक्षित हो गया। ये था लैंड सीलिंग एक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। जानते हो इस चीज के बारे में? समझ गए ना हरीलाल ने कैसे जो है, श्रेय समझ रहे हो हरीलाल ने कैसे इस एक्ट की लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ कर कर, लूप होल इसके अंदर ढूंढ कर अपने पास जो लैंड है वो सुरक्षित रख लिया। और कैसे जो सरकार का जो एक डेजिग्नेटेड जो पर्पस था शाइनी, कि जो लैंड जो है वो बांटना मयूर अलग अलग छोटे किसानों के अंदर, लैंडलेस फार्मर्स के अंदर बेसिकली, वो नहीं बढ़ पाया इसकी वजह से। समझ रहे हो ईशा? तो ऐसे करके ये जो लैंड टेनेंसी जो एक्ट्स हैं या फिर जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, ये अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो सके। तो जो पुअर लैंडलेस टेनेंट कल्टीवेटर्स थे वो ऐसे ही रह गए, और जिनको जमीन वगैरह मिली भी उन्होंने ज्यादा कोई इंटरेस्ट लिया नहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। उसके बाद डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, और इसको लो स्टेटस का प्रोफेशन देखा जाता है, और ऐसा माना जाता है इट डज नॉट रिक्वायर मच स्किल्स। लेकिन अगर हम लोग बात करें श्रेया एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज की, उसी दिन श्रेया में रात को बताया ना शैनी बिस्मे ने, क्या वो लो स्किल का काम है पोल्ट्री फार्मिंग करना? आता तो वो इसी के अंदर है ना, एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज के अंदर। क्या वो लो स्किल का काम है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसा समझा जाता है कि खेती बाड़ी जो है वो लो स्टेटस वगैरह का बेसिकली प्रोफेशन है, ठीक है, उसमें क्या ही ज़रूरत है स्किल वगैरह की। ऑल्सो फार्मिंग इज नॉट रिम्यूनरेटिव एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, और यहाँ पर वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है प्रोडक्शन के अंदर एज वेल एज मार्केट रेट्स। ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स, younger generation of farmers do not want to continue farming and go for alternative employment opportunities. उसके बाद लैक ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। अब अमेरिका में देखो, अमेरिका इतनी ज्यादा कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका के अंदर खेती बाड़ी होगी। खेती बाड़ी हो रही है, चलो ठीक है, लेकिन यार उसकी महारत देखो, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है प्रीवियस डिकेड के अंदर, चावल की कल्टीवेशन में, गेहूं की कल्टीवेशन में, अदर सीरियल क्रॉप्स, गेहूं तो नहीं, अदर सीरियल क्रॉप्स की कल्टीवेशन में, दालों की कल्टीवेशन में, मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 हेजिमन पावर, कैपिटलिस्ट कंट्री, यूनिपोलर स्ट्रक्चर का सिंबल, उसकी महारत खेती बाड़ी में भी है, दुनिया के नामी देशों में सबसे आगे बहुत सारे क्रॉप्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने इनोवेशन, इन्वेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन एग्रीकल्चर के अंदर ठूस कर इसके ऊपर फोकस करा, इन सब चीजों के ऊपर। वहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सटेंशन सर्विसेज ये सरकार की तरफ से दी जाती हैं, लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, और खेती बाड़ी वाले सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। कोई भी कंट्री जिसके पास एक अच्छा खासा लैंड अवेलेबल हो, खेती बाड़ी करने के लिए किसान अवेलेबल हो,
वो कंट्री अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रही है ना इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल हेल्प उसकी सरकार, तो वो देश पागल है। क्योंकि आने वाले साल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर यही होगा। दुनिया में एक ही चीज को तो कहा जाता है कि दो ही तीन चीजें तो ऐसी हैं जिसको लेकर तीसरा विश्व युद्ध की पॉसिबिलिटी बनती है, पानी, तेल और खाना। थर्ड वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी इन्हीं तीनों चीजों को लेकर बनती है। तेल, ऑयल क्राइसिस, वाटर स्केर्सिटी, वाटर क्राइसिस, एंड फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस। एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इंडिया के अंदर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड छोड़ो, यूएसए को ही देख लो, कैपिटलिस्ट कंट्री, कितना ज़्यादा मतलब उसके अंदर इनोवेशन इन्वेंशन की बात होती है। वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सपोर्ट दिया जाता है फार्मर्स वगैरह को, लेबर इंटेंसिव ना करके कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होती है वहाँ पर, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, लैंड बड़ा है इसलिए लगता है ऐसा, कहाँ गया वो वाला पॉइंट, लैंड बड़ा है इसलिए ऐसा लगता है हाँ कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, बट इट इज अ केस ड्यू टू हायर एरिया अंडर कल्टिवेशन एंड नॉट हाई प्रोडक्टिविटी। लेकिन अमेरिका के अंदर लैंड इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन पर एकड़ पर हेक्टर ऑफ लैंड से जो फार्मर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश करता है। ऑल्सो जो छोटे और जो मझले किसान होते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो होते हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ द न्यू रिसर्च कैरिड आउट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो है एक्सटेंशन सर्विस के तौर पर एक सैमसंग का, लेनोवो का एक टैबलेट थमा देती है हाथ में, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं और वो उनको देखने मतलब देख कर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है सेल्फ इंटरेस्ट की। हर चीज़ सरकार के ऊपर, सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं थोपा जा सकता। सरकार पूरा सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर देखो, जब जिस जिस जगह पर लैंड रिफॉर्म्स, ऐसा तो नहीं था कि लैंड सीलिंग एक्ट या फिर टेनेंसी एक्ट या फिर लैंड रिफॉर्म्स मेजर जो थे वो पूरे देश में फेल हो गए, किसी गली मोहल्ले के अंदर किसी किसान को फायदा ही नहीं मिला। सरकार क्या अपनी बेइज्जती करवाने के लिए थोड़ी ना लेकर आई थी, अपने मुंह पर कालिक पुतवाने के लिए थोड़ी ना लेकर आई थी लैंड रिफॉर्म्स को। लेकिन जिस जिस जगह पर पुअर लैंडर्स, टेनेंट कल्टिवेटर्स को जमीन दी भी गई, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया ही का, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया ही का कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है। ऑल्सो देयर आर इनएडिक्वेट एक्सटेंशन सर्विसेज इन द कंट्री फार्मर्स की मदद करने के लिए इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से फार्म प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। लेकिन ऐसे कोई प्रयास करे नहीं जाते हैं, ऐसे कोई भी प्रयास करे नहीं जाते हैं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।